हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UK SSC विद NK पर। तो फ्रेंड्स, आज आपको जो है मैं यहाँ पर हिंदी की सेकंड वीडियो कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊँ, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको संयुक्त स्वर तक कंप्लीट करा दिया, तो इससे आगे का हम आज करेंगे। तो अगर आप फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर नए हैं और आप उत्तराखंड से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो संयुक्त स्वर के बाद हमारा आएगा प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। तो 3 गुना अधिक समय किसका लगता है? ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर की संख्या हमारे पास 4 होती है। ठीक है, और ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे तो उन स्वरों को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या कहेंगे? यहाँ पर प्लुत स्वर कहेंगे। तो प्लुत स्वर यहाँ पर कहेंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या हमारे पास 1 होती है। कौन सी? जिस तरीके से प्रश्न आपके पास आ जाए कि प्लुत स्वर की संख्या, कौन से स्वरों की प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है, तो प्लुत स्वर की संख्या 1 होती है। जिस तरह हम बोलते हैं ना ओम, तो ओम भी बनाते कर हम बोलते हैं, तो प्लुत स्वर की संख्या 1 होती है। और वो क्या होती है? ओम का साइन होता है। ठीक है, तो ओम का साइन प्लुत स्वर की संख्या होती है। इसमें क्या है कि कुछ विद्वान प्लुत स्वर वर्ण को, प्लुत स्वर इसको जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या, स्वर जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी बताते हैं? 12। और कुछ विद्वान रीरी तथा ल के लर, ठीक है, क्या लिखा है? लर को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानते हैं? 14 मानते हैं। परंतु हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 ही मानी जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए कि कुछ विद्वान जो प्लुत स्वर को जोड़कर यहाँ पे कितनी संख्या मानते हैं? 12 मानते हैं। और कुछ विद्वान क्या करते हैं? र, री और लर को जोड़कर क्या करते हैं? ये ल है, ठीक है, र हाफ र होता है, आधा र, तो ल को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानते हैं? अब यहाँ पे 14 मानते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या है? यहाँ पे स्वर वर्णों की जो संख्या होती है वास्तव में 11 ही होती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सिर्फ 11। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न एक और तरीके से बन सकता है कि कुछ विद्वान हिंदी में स्वर वर्णों को री और लर को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, या कुछ विद्वानों के द्वारा री और लर को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो कितनी मानी जाती है? 14 मानी जाती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे इसका भी है 12वें का। तो हिंदी में स्वर वर्णों को जोड़कर कितनी संख्या मानी जाती है? कुछ विद्वानों के अनुसार प्लुत स्वर वर्ण को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो कितनी मानी जाती है? यहाँ पे 12 मानी जाती है। और जो स्वर वर्णों की संख्या वास्तव में जो होगी, वास्तव में 11 ही होगी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। फिर नेक्स्ट है कि अंग को हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काफ़ी बार प्रश्न भी आया हुआ है कि निम्न में अनुस्वार को छांटिए, या निम्न में से अनुस्वार है। ठीक है, अनुस्वार शब्द है। तो अंग कौन सा है? यहाँ पे अनुस्वार बोलते हैं। और अह को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंग और अह ना ही स्वर माने जाते हैं और ना ही व्यंजन। ना तो ये स्वर माने जाते हैं और ना ही ये व्यंजन माने जाते हैं। इन्हें अयोगवा और नपुंसक और अयोगवाह वर्ण भी कहते हैं। और प्रश्न काफी बार है, निम्न में से अयोगवाह शब्द को छांटिए, या निम्न में से अयोगवाह शब्द है। अयोगवाह के साथ साथ यहाँ पे नपुंसक भी है। तो नपुंसक और अयोगवाह और नपुंसक इन्हीं शब्दों को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अंग और अयोगवाह और नपुंसक कहा गया है। फिर नेक्स्ट है, हिंदी में मूल स्वर और ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? यहाँ पे 4। अभी मैंने ऊपर बताया था 4। और कौन कौन से? वो अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। और जो हमारा अ होता है, हमारे पास शहीद वर्ण होता है। क्योंकि क्या होता है, हम किसी भी शब्द को बोलते हैं तो हमारे पास शहीद वर्ण होता है। तो हमारे पास शहीद वर्ण होता है क्योंकि हर एक शब्द के साथ जुड़ता है। ठीक है, अ जो है हर सभी शब्दों के साथ, सभी अक्षर के साथ हमारा यहाँ पे क्या है? अ जुड़ता है, इसीलिए शहीद वर्ण कहते हैं। कुछ भी शब्द आप लिखोगे और उसका संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पे अ जरूर आएगा। ठीक है, तो शहीद वर्ण हो गया हमारे पास अ। फिर नेक्स्ट है कि व्यंजन वर्ण
जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? जो मतलब स्वर वर्णों की सहायता, मतलब स्वर वर्ण की जो मात्राएं होते हैं उनकी हमें सहायता लेनी पड़ती है मात्राओं के द्वारा, मतलब व्यंजन वर्ण उन्हें कहते हैं। ठीक है, इनका क्या है, अपना खुद का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है? 33, और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 39। तो प्रश्न आपके पास आ जाए कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? यहाँ पे 33 होगी, और कुल की अगर मैं बात करूँ, कुल की हमारे पास होगी 39। ठीक है, तो आपको ये भी याद हो गया है। फिर एक प्रश्न और कि यहाँ पे किस वर्ण का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, तो किस वर्ण का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है? यहाँ पे व्यंजन वर्ण का जो है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो आपको प्रश्न बनाने यहाँ से आने चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे व्यंजन वर्ण के भेद। तो व्यंजन वर्ण के जो हमारे पास भेद होते हैं वो 6 तरीके के भेद होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतिस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन, नंबर 4 संयुक्त व्यंजन, नंबर 5 द्विगुण व्यंजन, और नंबर 6 वैदरिक व्यंजन। ठीक है, तो इनके बारे में मैं भी आपको बताऊं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जो हमारे पास क से लेकर म तक के सभी वर्ण होते हैं या व्यंजन होते हैं। क से लेकर म तक जो सभी व्यंजन होते हैं हमारे पास, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल कितने होते हैं? कुल हमारे पास ये 25 होते हैं। और हमारे पास अगर मैं इनकी बात करूँ मूल की, तो मूल हमारे पास कितने होंगे? मूल होंगे हमारे पास यहाँ पर 16। तो मूल हमारे पास 16 होंगे, और कुल कितने होंगे यहाँ पर? 25। तो स्पर्श व्यंजन हमारे पास कितने हो गए? कुल 25 हो गए। और मूल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मूल हमारे पास यहाँ पर हो गए 16। और स्पर्श जो व्यंजन होते हैं कहाँ से कहाँ तक माने जाते हैं? क से लेकर म तक के स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। इनके बारे में भी थोड़ी डिटेल में भी आपको बताऊंगा। फिर आते हैं हम अंतिस्थ व्यंजन। अंतिस्थ व्यंजन वे शब्द होते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। अंतिस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 4। अंतिस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन्हें हम बोलते समय सांस अंदर की ओर खींची जाए। क्या हो? य, र, ल, व। आप अगर इन 4 वर्ण को बोलोगे, इन 4 शब्दों को बोलोगे, तो क्या होगा? जो हमारी सांस है वो अंदर की ओर खींचेगी। ठीक है, तो अंतिस्थ व्यंजन जो अंदर की ओर खींची जाए। ठीक, तो अंतिस्थ व्यंजन हमारे पास 4 हो गए, य, र, ल, व। फिर आएगा नेक्स्ट ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या हमारे पास 4 ही होती है। ठीक, कौन कौन से? स, स, ह, स, ह। तो ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय सांस बाहर की ओर आए, क्या हो? सांस या हवा बाहर की ओर आए, तो वो क्या उनसे होते हैं? हमारे पास ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे पास? संयुक्त व्यंजन की भी संख्या हमारे पास 4 होती है। कौन कौन सी? अक्ष, तरह, अज्ञ और श्रमिक वाला जो श्र होता है। जैसे संयुक्त व्यंजन क्या होता है? ये व्यंजन जो होते हैं हमारे पास 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। 2 शब्दों से क्या? जे अक्षय, अक्षयों में क धन जमा स, कस। तो प्रश्न आपके पास आ जाए कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन को छांटे, तो आप क्या करोगे? इन 4 को याद करोगे और इन्हीं में से एक जो शब्द होगा वो क्या होगा? हमारे पास संयुक्त व्यंजन होगा। ठीक है, तर, जैसे कि धन जमा त, धन जमा र, तर। इस तरीके से हमारे पास ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि क्या होगा? जो हमारे पास अक्षय है वो क्षत्रिय वाला अक्षय जो होता है वो क धन जमा स, और तरह कैसे जुड़ेगा हमारे पास? त धन जमा र, तर। तो क्या हो गया? 2 संयुक्त हो गए ना यहाँ पे, तो एक वर्ण ये रहा, एक ये रहा, तो ये संयुक्त हो गए, इसलिए इसको क्या कहा गया? हमने संयुक्त व्यंजन कहा है। फिर यहाँ पे द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन हमारे पास 2 ही होते हैं, ड और ढ। ठीक है, तो द्विगुण व्यंजन हमारे पास 2 हो गए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वैदरिक व्यंजन। वैदरिक व्यंजन हमारे पास जो इसका साइन होता है इस तरीके का, हमारे पास इसका साइन होता है इस तरीके का। तो वैदरिक व्यंजन का जो प्रयोग किया जाता है, इस शब्द का अधिकतर वेदों पुराणों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वेदों पुराणों में ये शब्द देखने को मिलेगा हमें
ठीक है। तो वैदिक व्यंजन प्रश्न आ जाए कि निम्न में से वैदिक व्यंजन को छांटे, तो इस तरीके का जो साइन होता है हमारे पास वैदिक व्यंजन होता है और इसकी संख्या सिर्फ 1 होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा हूँ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ्य। क्या होता है, जैसे कंठ ऐसे जाएगा ना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और फिर ओष्ठ्य, ठीक है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ्य आदि का अधिक प्रयोग होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है, 16, और कुल संख्या कितनी होती है यहाँ पे 25। और इन 25 वर्णों को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, उदित। क्या बोलते हैं हम एक शब्द में, उदित शब्द बोलते हैं, ठीक है। क से लेकर म तक एक शब्द में हम इसको उदित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदित। फिर यहाँ पे इसको मैं बताऊँ, देखो हमारे पास हिंदी में 5 वर्ग है, कौन कौन से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ्य। तो क पहला कौन सा होगा, क वर्ग, दूसरा होगा च, तीसरा होगा ट, चौथा हो गया हमारे पास त, और पांचवा अंतिम हो गया मतलब हमारे पास प, है नहीं। तो यहाँ पे क, च, ट, त, प, इस तरीके से आप याद करेंगे। तो कंठ में प्रश्न आ जाए कि कंठ वर्ग, तो कंठ वर्ग हमारा कौन सा है, हमारा कंठ वर्ग हमारे पास ये है, क, ख, ग, घ, अ। क्या है, क, ख, ग, घ, अ, ठीक है, अण, अ, इस तरीके से हमारे पास क्या है, क, ख, ग, घ, अ। तो कंठ वर्ग, तो प्रश्न आपके पास आ जाए कि निम्न में से कंठ वर्ग को छांटिए, या निम्न में से कंठ वर्ग है, तो कौन सा, आप कौन सा कहोगे। इन 5 शब्दों को याद करना है आपको, इन्हीं में से एक हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कंठ होगा। फिर नेक्स्ट तालु या तालुव्य, क, छ, ज, झ, अ। तो हमारे पास ये 5 है, ये कौन से हो गए, तालु के हो गए हैं। फिर ट वर्ग क्या होता है, मूर्धा में हमारे पास जो जीभ, तालु में क्या है, जीभ हमारी उठेगी, च, छ, ज, कहाँ लगेगी, जीभ हमारी तालु में ऊपर लगेगी, ठीक है। और मूर्धा में क्या है, हमारी जीभ जो है बोलते समय इन वर्णों को ट, ठ, ड, ढ, अण, तो इन शब्दों को बोलते समय हमारी जीभ क्या होगी, मुड़ेगी, पीछे की ओर मुड़कर फिर आगे आएगी, ठीक है। तो इन शब्दों को हम मूर्धा बोलते हैं। दंत की मैं यहाँ पे आपको बताऊं, त वर्ग, ठीक है। तो दंत में क्या है, त से शुरू होता है, जैसे त, थ, द, ध, न। इन 5 वर्णों को बोलते समय हमारे पास क्या होगा, हमारी जो जीभ होगी वो सिर्फ दांतों से टच होकर एकदम पीछे चली जाएगी। तो त, थ, द, न। तो हमारे पास क्या, आप बोलकर भी देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, दंत जो है जीभ लगेगी दांतों पर, और फिर हमारे पास इसीलिए इसको दंत वर्ग कहा गया है, ठीक है। तो प्रश्न आपके पास आया कि निम्न में से दंत वर्ग को छांटिए, तो दंत वर्ग कौन सा, हमारे पास त भी है, थ भी है, द भी है, ध भी है और न भी है। फिर लास्ट इसमें ओष्ठ, जैसे प, फ, ब, भ, म। इन 5 वर्णों को बोलते समय हमारे पास क्या होंगे, जो हमारे होठ है आपस में यहाँ पर मिलेंगे, ठीक, क्या होंगे यहाँ पर आपस में होठ मिलेंगे, इसीलिए इसको ओष्ठ वर्ग कहा गया है, ठीक है। और ये ओष्ठ वर्ग, इसमें हमारे पास क्या है, ओष्ठ वर्ग हमारे पास कितने प्रकार के, यहाँ पे 5 तरीके के, सभी के कितने यहाँ पर 5 तरीके के यहाँ पर आपको वर्ण मिलेंगे, ठीक। तो क वर्ग में भी 5 है, च वर्ग में भी 5 है, ट वर्ग में भी 5 है, त वर्ग में भी 5, और ओष्ठ वर्ग में या प वर्ग में भी 5। और प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर को या प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर को नासिक्य बोला जाता है। तो प्रश्न आपके पास आ जाए कि निम्न में से नासिक्य शब्द कौन से हैं, तो नासिक्य शब्द हमारे पास 5 है, ड, ढ, अण, न और म, ठीक है। तो 5 हमारे पास एक कौन से हैं, नासिक्य। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, इन 25 वर्गों को एक शब्द में उदित बोला जाता है। प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पास 25 वर्ग है ये वाले, इन 25 वर्गों को एक शब्द में क्या बोला जाता है, यहाँ पर उदित बोला जाता है, ठीक है। तो उदित याद रखना और अपनी साथ ही साथ इसको नोटबुक में भी नोट करते रहना। फिर आएगा नेक्स्ट अंतिस्थ व्यंजन। अंतिस्थ व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाए उसे अंतिस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या भी 4 होती है। कहना मतलब अंतिस्थ व्यंजन, जिन शब्दों को बोलते समय सांस अंदर की ओर जाए, ठीक, या हवा अंदर की ओर खींची जाए, उसे
उन शब्दों को अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। हमारे पास इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। और इसमें आप नोट करके देखिए, य और वो को अर्धस्वर भी कहते हैं। तो प्रश्न आपके पास आ जाए कि निम्न में से अर्धस्वर कौन से हैं, तो अर्धस्वर हमारे पास दो हैं, य और व। य और व हमारे पास अर्धस्वर भी हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से शरीर में गर्मी पैदा हो या फिर श्वास अंदर की और श्वास बाहर की ओर आए, श्वास क्या हो, बाहर की ओर आए, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जैसे स, स, ह, इन चारों शब्दों को बोलने से जो सांस है वो बाहर की ओर या हवा जो है मुंह से बाहर की ओर निकल रही है, तो इनको क्या कहेंगे हम, ऊष्म व्यंजन कहेंगे। फिर नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी हमारे पास 4 होती है। संयुक्त क्या होता है, संयुक्त पढ़ने से ही लग रहा है कि ये 2 वर्णों के समूह है, ठीक है। तो 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर जो बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्ष, अक्षय को मैं क धन जमा स तरीके से लिखूंगा। फिर तर, तर को मैं त धन जमा र, ठीक। फिर नेक्स्ट अज्ञ, अज्ञ को मैं अ धन जमा, अज्ञ को मैं अ धन जमा ज, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या बनेंगे, इस तरीके से हमारे पास ये संयुक्त व्यंजन बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सर, सर का क्या होगा हमारे पास, स धन जमा र, तो स धन जमा र, इस तरीके से हमारे पास क्या बनेंगे, संयुक्त स्वर बनेंगे, ठीक। इनके क्या है, फिर में नेक्स्ट है इसमें हमारे पास द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों में 2 व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, 2 व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 इनकी संख्या होती है, ड और ढ, ठीक है। तो द और ढ इनकी 2 संख्या होती है। द्विगुण व्यंजन याद रखना कि द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है हमारे पास, और कौन कौन से होते हैं, ड और ढ। फिर नोट करके कि द्विगुण व्यंजन को उच्छिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन, निर्मित व्यंजन आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इसके जो द्विगुण व्यंजन के नाम है, द्विगुण व्यंजन के हम 3 तरीके से अलग अलग नामों से इन्हें पुकार सकते हैं, या इनका अलग अलग नामों से हम इन्हें बोल सकते हैं। जैसे उच्चिप्त व्यंजन भी, आगत व्यंजन भी और निर्मित व्यंजन भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा वैदरिक व्यंजन। वैदरिक व्यंजन क्या है, जो व्यंजन वर्ण केवल वेदों तक ही सिमट कर रह गया हो और इसका हिंदी में प्रयोग इसका नहीं होता है, वैदरिक व्यंजन कहलाता है। इसका हमारा जो साइन होता है इस तरीके का होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया। तो इसका वैदरिक व्यंजन का सिर्फ यही रहेगा। तो वैदरिक व्यंजन प्रश्न आ जाए कि निम्न में से वैदरिक व्यंजन को छांटिया जाए, वैदरिक व्यंजन है, तो हमारे इस तरीके का ये वैदरिक व्यंजन है, और ये सिर्फ वेदों तक ही सिमट कर रह गया। फिर नेक्स्ट है, इसमें नोट करके, इसे लुंडित ड या लुंडित र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लुंडित में ड या लुंडित में ही र कहते हैं। मराठी भाषा में आज भी इसका प्रयोग हो रहा है। इस शब्द का प्रयोग मराठी भाषा में आज भी हो रहा है। और हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण हैं। कौन कौन से, हिंदी में प्रश्न आ जाए कि निम्न में से फारसी शब्द को चुनिए, या निम्न में से फारसी शब्द कौन सा है, तो हमारे पास फारसी शब्द 5 है, क ख ग ज फ। क्या होगा हमारे पास, क के नीचे क्या होते हैं, हल्की सी बिंदी लगती है, क के नीचे, ख के भी नीचे, ग के भी, ये देखिए हल्की हल्की सी बिंदी डॉट डॉट लगे हुए हैं ना, ये हमारे पास क्या है, फारसी शब्द हैं। और फारसी शब्दों की संख्या 5 है हिंदी में। फिर नेक्स्ट है तुर्की भाषा के। तुर्की भाषा के हमारे पास क्या है, तुर्की भाषा के हमारे पास कितने शब्द हैं, तुर्की भाषा के हमारे पास 2 शब्द हैं। कितने शब्द हैं हमारे पास तुर्की भाषा के, तुर्की भाषा के भी 2 शब्द है, ड और ढ। और इसी शब्दों को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इन्हीं शब्दों को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हम इन्हीं शब्दों को वैदरिक व्यंजन भी यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। तो द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन भी यहाँ पर हम इन्हीं शब्दों को कहेंगे। तो द्विगुण व्यंजन हमारे पास, और तुर्की भाषा के भी व्यंजन हमारे पास सेम ही है, ड और ढ, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है और लास्ट है कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हिंदी में पहला ऐसा शब्द है, ये हमारे पास यूपी में एक एग्ज़ाम में प्रश्न आया था कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द हमारे पास ओ है। क्या है हमारे पास, ओ, ये बिंद इसमें नहीं है, हमारे पास ओ है। क्या है हमारे पास, ओ।
तो इसमें क्या जैसे हम ऑफ लिखते हैं तो ये वो वाला ओ है। तो अंग्रेजी में हिंदी भाषा में सिर्फ एक ही शब्द है ओ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं सिर्फ आपको इतना ही कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पार्ट कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।